स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू करते हैं गुरु का पार्ट 7। ट्रेन चल पड़ी थी। ज्यादा भीड़ नहीं थी ट्रेन में। कैदियों की बगल वाली बोगी में जगमोहन और सुंदर के अलावा एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे थे। जगमोहन व्याकुल परेशान नजर आ रहा था। सुंदर भी गंभीर था। वीरेंद्र त्यागी बोगी में बहुत गड़बड़ कर सकता है। जगमोहन होंठ बीच कर धीमे स्वर में बोला। क्या मतलब? बोगी पर त्यागी ने कब्जा कर रखा है। वो पुलिस की वर्दी में प्लेटफॉर्म पर उतरा था। देवराज चौहान ने भी तो उसे पहचाना होगा। जरूर। अगर देवराज चौहान को ऐसी कोई गड़बड़ लगी होती तो वो त्यागी के बारे में पुलिस वालों को बता देता। सुंदर ने कहा। मैं नहीं जानता कि देवराज चौहान क्या सोचकर खामोश रहा, लेकिन हम त्यागी को खत्म कर देना चाहते हैं। ये बात त्यागी जानता है। देवराज चौहान हथकड़ी लगे बोगी में ले जाया गया है। त्यागी अगर उसकी हथकड़ी नहीं खोलता तो वो नहीं खोलेगा। सुंदर बोला। जगमोहन ने सुंदर को देखा। वो क्यों खोलेगा देवराज चौहान की हथकड़ी? वो तो देवराज चौहान को खत्म कर देगा कि उसके लिए खतरा कम हो। यही तो मुझे चिंता है। जगमोहन के दांत भिज गए। लेकिन इतना भी आसान नहीं है देवराज चौहान को खत्म कर देना। हथकड़ी में हाथ जकड़े होने की वजह से देवराज चौहान कुछ कर भी नहीं पाएगा। जगमोहन दांत भीज कर कह उठा। भोगी में देवराज चौहान खतरे में है और हम कुछ नहीं कर सकते। सुंदर ने गहरी सांस ली। वहां और कैदी भी होंगे। कोई तो देवराज चौहान की तरफ होगा। जगमोहन बोला। क्या पता वो त्यागी का साथ ही दे रहे हों। और त्यागी यदि देवराज चौहान को खत्म करे तो कोई एतराज न करे। जगमोहन ने खा जाने वाली नजरों से सुंदर को देखा, फिर कहा। खेल नहीं है देवराज चौहान को खत्म करना। तभी सीटों के पास कुछ लोगों को आया पाकर जगमोहन ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। अगले ही पल जगमोहन चिहुक कर खड़ा हो गया। वहां आरडीएक्स आ पहुंचे थे। तुम? जगमोहन के होंठों से निकला। मुझे आशा थी कि तुम भी कहीं आसपास ही होगे। एक्स्ट्रा कह उठा। जगमोहन तीनों को देखता रहा। बैठ जा बेटे। हम भूत प्रेत नहीं है जो तूने सीट छोड़ दी। राघव बोला। जगमोहन बैठ गया। आरडीएक्स भी वहीं सीटों पर जम गए। अब समझ में आया कि तूने त्यागी के बारे में हमें खबर क्यों दी थी। धर्मा बोला। तो त्यागी को देख लिया तुम लोगों ने? जगमोहन सख्त स्वर में बोला। हाँ। साला पुलिस की वर्दी में जच रहा था। राघव मुस्कुराया। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम क्यों झले भुने बैठे हो? देवराज चौहान खतरे में है। क्यों? बोगी पर त्यागी कब्जा कर चुका है और देवराज चौहान के हाथ हथकड़ी में बंधे हैं। जगमोहन बोला। और वो दोनों दुश्मन हैं? हाँ। तेरे को लगता है कि त्यागी देवराज चौहान को खत्म कर देगा? राघव ने सिर हिलाया। क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए। जरूर लगना चाहिए, पर क्या तेरे को देवराज चौहान पर भरोसा नहीं कि वो हालातों से निपट लेगा? है। तो चिंता किस बात की? खतरे में तो है ही देवराज चौहान। जगमोहन बोला। बोगी में इस समय त्यागी की चल रही होगी। कहता तो ये ठीक है। एक्स्ट्रा बोल पड़ा। हम इस स्थिति में कुछ भी तो नहीं कर सकते। धर्मा ने कहा। देवराज चौहान पुलिस के हाथ कैसे लगा? किसी ने धोखेबाजी करके पुलिस को खबर कर दी थी। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। कहाँ है वो हरामी? मैंने मार दिया। सुंदर कह उठा। आरडीएक्स ने सुंदर को देखा। ये कौन है? धर्मा बोला। सुंदर मेरे साथ है। ये लोग कौन है? सुंदर ने जगमोहन से पूछा। मैं इन्हें नहीं जानता। आरडीएक्स। ओह, सुन रखा है। इनके बारे में सुन रखा है। सुंदर एकाएक प्रभावित दिखा। कब पकड़ा गया देवराज चौहान? एक्स्ट्रा ने पूछा। आज 5वां दिन है। तो उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? 5 दिन में तो कोई रास्ता नहीं था।
जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान को जिस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा था, वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर काइया था। दूसरे पुलिस स्टेशन पर पुलिस का पहरा लगवा दिया गया। नोट दिखाता इंस्पेक्टर को। मुंबई से डिग्गी भरकर लाया था, वो दिखाई थी, परंतु नहीं माना वो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। अच्छा, हैरानी है, नोटों से भरी डिग्गी देखकर भी नहीं माना। देवराज चौहान के पकड़े जाने के बाद तुमने हमें त्यागी के बारे में खबर दी? हाँ, ये सोचकर कि हम त्यागी का निपटारा करेंगे तो देवराज चौहान को मुफ्त में निकाल लेंगे वहां से। मैंने ये नहीं सोचा था, जगमोहन ने धर्मा को देखकर कहा। ये अवश्य सोचा था कि तुम लोगों के बीच में आ जाने से मेरे लिए काम करने में आसानी हो सकती है, परंतु तुम लोग भी कुछ ना कर सके। वैसे भी तब त्यागी पांडिचेरी में था और देवराज चौहान विजयवाड़ा में। ये भी तो हो सकता था कि तुम विजयवाड़ा से पहले ही त्यागी को निपटा देते। जरूर निपटा देते, परंतु चलती ट्रेन और बंद बोगी में मौका नहीं मिला। ट्रेन रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती है, परंतु कैदियों वाली बोगी बंद रहती है। जगमोहन आरडीएक्स पर नजर मारकर कह उठा। रात भर का सफर बाकी है, फिर ट्रेन मुंबई पहुंच जाएगी, परंतु रात के छोटे से सफर के दौरान बोगी में बहुत कुछ हो सकता है। बोगी पर त्यागी का कब्जा है और वहां देवराज चौहान भी पहुंच गया है। आरडीएक्स जगमोहन को देखते रहे। मुझे अगर मौका मिला तो मैं बोगी में घुसने की चेष्टा करूंगा, जगमोहन ने पुनः कहा। मौका मिलेगा ये पक्का तो नहीं, राघव मुस्कुराया। हमने ऐसा कुछ किया है कि मौका मिल जाए, परंतु बात यहां बिगड़ गई कि वहां त्यागी ने कब्जा कर रखा है। क्या किया है तुम लोगों ने? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। एसी खराब कर दिया बोगी का। बोगी में कोई खिड़की नहीं है, क्योंकि वो कैदियों वाली बोगी है। एसी खराब होने का मतलब है बेहद गर्मी और कैदियों में बेचैनी। ऐसी स्थिति में अगले स्टेशन पर एसी अवश्य चेक कराया जाता, परंतु अब वहां के हालात पलट चुके हैं। त्यागी एसी को चालू करवाने की गलती कभी नहीं करेगा। ठीक कहते हो, जगमोहन ने भिंचे स्वर में कहा। हमने बोगी के भीतर की सारी व्यवस्था की बिजली काट दी है, जो कि उन्हें बोगी के नीचे फिट कर रखी बैटरियों से मिल रही थी। ये काम हमने ये सोचकर किया कि पुलिस वाले रास्ते में किसी स्टेशन पर चेकअप के लिए रुकेंगे और हमें बोगी के भीतर घुसने का मौका मिल जाएगा। परंतु अब बोगी में पुलिस वालों की नहीं चल रही। क्या पता वो जिंदा हैं भी या नहीं। लेकिन बदले हालातों का फायदा हमें जरूर मिलेगा, जगमोहन ने कहा। वो कैसे? एक्स्ट्रा मुस्कुरा पड़ा। बोगी में मौजूद सारे कैदी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी स्टेशन पर उतर जाएंगे। उनमें त्यागी भी होगा। ठीक कहते हो जगमोहन, एक्स्ट्रा कह उठा। यही मैं सोच रहा हूं कि अब हमारे लिए काम आसान हो गया है। कैदी किसी भी स्टेशन पर अंधेरे में उतर सकते हैं और घंटे भर में अंधेरा हो जाना है। जगमोहन ने खिड़की के बाहर देखा। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, विजयवाड़ा से बाहर निकलती जा रही थी। जगमोहन ने आरडीएक्स पर नजर मारकर गंभीर स्वर में कहा। तुम लोग त्यागी को खत्म करने के लिए भागदौड़ कर रहे हो? हाँ, और मैं देवराज चौहान को बचाने के लिए। त्यागी के पास पूरा मौका होगा उसे खत्म करने का। हमें भी देवराज चौहान की चिंता है, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। जरूर होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। जहां भी ट्रेन रुके हमें बोगी के दाएं बाएं दोनों तरफ निगाह रखनी है। त्यागी अन्य कैदियों के साथ कभी भी ट्रेन से निकल सकता है। हमारा ये इंतजार 2 घंटे जितना लंबा भी हो सकता है और आधी रात तक भी चल सकता है। त्यागी देवराज चौहान के साथ क्या करेगा? राघव बोला। पंगा तो होगा ही बोगी में, पंगा तो होगा ही बोगी में, धर्मा गंभीर स्वर में कह उठा। त्यागी गुरु है तो देवराज चौहान गुरु का गुरु है। मुझे पूरा यकीन है कि देवराज चौहान हालातों का रुख अपनी तरफ मोड़ लेगा। वो सब ठीक कर लेगा। इन हालातों में देवराज चौहान को भी पता होगा कि झगड़ा करना किसी के हक में भी ठीक नहीं होगा। ठीक कहते हो, परंतु खतरे में तो है ही देवराज चौहान।
वो हथकड़ी में है और बोगी पर त्यागी का कब्जा है, एक्स्ट्रा बोला। जगमोहन होंठ भींचे खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन धड़ा धड़ धड़ाधड़ तेजी से दौड़ी जा रही थी। अगला दृश्य। माले ने दरवाजा बंद किया और फिर पलटा। फिर आगे खड़े सुनील वर्मा से मीठे स्वर में बोला, चलिए सर। वर्मा आगे बढ़ गया। ये कंट्रोल केबिन था। उसे पार करके वो उस हिस्से में पहुंचा जहां कैदी बैठे हुए थे। उसकी निगाहों ने देवराज चौहान को ढूंढा और आगे बढ़कर देवराज चौहान के साथ जा बैठा। देवराज चौहान ने उसे घूरा। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कमाल है, ट्रेन में बैठते ही तुम ऐसी बातें कहने लगे जैसे मुझसे उकता गए हो। मत भूलो मैंने दिन रात तुम्हारी सेवा की है, अपने पैसे खर्च किए हैं तुम पर। फिर मैं अपनी खुशी से तुम्हारे साथ नहीं हूं, ड्यूटी निभा रहा हूं। सिगरेट तो है तुम्हारे पास? तो लाओ, मैं सुलगा दूं। शुक्रिया, मैं खुद सुलगा लूंगा, देवराज चौहान ने कहा और गर्दन घुमाकर त्यागी पर निगाह मारी, जो एक तरफ खड़ा जहरीली निगाहों से उसे देखता रहा। एकाएक त्यागी हंसा और कंट्रोल केबिन में माले के पास पहुंचा। संतरे का टोकरा चेक किया? अभी करता हूं गुरु। त्यागी एक तरफ पड़े संतरे के टोकरे के पास पहुंचा। संतरों को उठा उठाकर नीचे रखने लगा। तभी संतरों के नीचे उसे पन्नी वाला लिफाफा दिखा तो उसे बाहर खींच लिया। उस लिफाफे में रिवॉल्वरें भरी हुई थी। त्यागी की आंखों में चमक आ गई। वो हौले से हंसा। माले, तेरा भाई तो काम का है। माले मुस्कुरा पड़ा। बोला, वो हर काम ठीक से करता है। रिवॉल्वरें उसने उधार में खरीदी हैं, उसके पास पैसे नहीं थे। मैं दूंगा उसे पैसे, पहले यहां से तो निकल लेने दे। त्यागी ने लिफाफा खोला और हाथ मार मार कर रिवॉल्वरें चेक करने लगा। फिर अमेरिकन मेड एक रिवॉल्वर बाहर निकाली। ये बढ़िया है, मेरे लिए। सब तुम्हारी हैं गुरु। ये सबको एक एक दी जाएगी ताकि ट्रेन से उतरने के बाद कोई खतरा आए तो उससे निपट सकें। मैं चाहता हूं कि हम में से कोई भी दोबारा पुलिस के हाथ ना पड़े, त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। कोई ना कोई तो पकड़ा ही जाएगा। रिवॉल्वर को इस्तेमाल करने के लिए अकल भी चाहिए। सब में तो अकल होगी नहीं। जो बेवकूफ होगा वो अवश्य पकड़ा जाएगा। देवराज चौहान का क्या करना है? माले ने पूछा। त्यागी ने लिफाफा वापस संतरे की टोकरी में रखा। आंखों में खतरनाक चमक आ गई थी। साफ कर देना है देवराज चौहान को। मतलब कि खत्म? हाँ, वरना उसे जब भी मौका मिलेगा वो मेरी जान ले लेगा। पंगा तगड़ा है हमारे बीच। साथ में उसके पुलिस वाला है, उसे भी खत्म करना है। तो उन तीनों को पिंजरे से निकाल। स्टेशन पर बच गए गुरु, कोई रगड़ा नहीं हुआ। किस्मत साथ दे रही है, त्यागी हंसा। गर्मी लग रही है, माले ने अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ कर कहा। एसी चल तो रहा है, हाँ कुछ गर्मी हो रही है। तभी लाहौरी पास पहुंचा। उसने कहा, उन लोगों को पिंजरे से निकालो, दुमका शोर कर रहा है। अभी लो, माले ने कहा और सामने लगे लीवरों को नीचे कर दिया। और फिर लाहौरी से बोला, तुम उनकी जंजीर खोल दो। लाहौरी ने चाबियां उठाई और वहां से चला गया। अगला दृश्य। दुमका चिल्ला रहा था कि उसे बाहर निकालो। केतन देसाई और राम रतन चौबे की आवाजें भी आनी शुरू हो गई थी। ट्रेन अब तक रफ्तार पकड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा आसपास देखता कह उठा, कैदी बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। जबकि देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि वो अब सिर्फ लाशें हैं। वो कैदी शोर क्यों डाल रहे हैं कि हमें निकालो? वर्मा पुनः कह उठा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तभी लाहौरी को पिंजरे की तरफ जाते देखा। फिर लाहौरी पलटकर ऊंची आवाज में बोला, त्यागी, ये पिंजरे नहीं खुल रहे, खोलो। त्यागी ने उधर झांका। माले की आवाज आई, लीवर नीचे तो कर दिए हैं।
शायद लीवर ठीक से काम नहीं कर रहे, लाहौरी ऊंचे स्वर में बोला। मैं चाबियां लेकर आता हूं, माले ने कहा। ये क्या चक्कर है? सुनील वर्मा उठते हुए बोला। बैठ जाओ, देवराज चौहान बोला। बीच में मत कूदो। क्यों? वर्मा के माथे पर बल पड़े। उसने देवराज चौहान को देखा। ये पुलिस वाले नहीं हैं, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? अजीब से भाव उभरे वर्मा के चेहरे पर। ये पुलिस वाले नहीं हैं? नहीं है। तो कौन है? कैदी। बकवास मत करो, सुनील वर्मा ने कहा और लाहौरी की तरफ बढ़ गया। लाहौरी की निगाह पास आते सुनील वर्मा पर जा टिकी। कैदियों को बाहर क्यों निकाला जा रहा है? सुनील वर्मा ने पास पहुंचकर पूछा। बाहर? लाहौरी मुस्कुराया। भीतर इनका मन नहीं लग रहा। क्या बकवास कर रहे हो? वर्मा ने सख्त स्वर में कहा। लाहौरी ने उसके हॉलेस्टर पर निगाह मारी। सीधी तरह जवाब दो, कैदियों को बाहर क्यों? तभी लाहौरी झपटा बेहद फुर्ती के साथ और उसके हॉलेस्टर से रिवॉल्वर निकाल ली। सुनील वर्मा सकपका उठा। तुम्हारी ये हिम्मत? लाहौरी ने रिवॉल्वर उसके पेट में सटा दी। वर्मा हक्का बक्का रह गया। ये कौन है? पिंजरे में बंद राम रतन चौबे कह उठा। ये नए कैदी के साथ पुलिस वाला भी भीतर आया है, मुंबई जाने के लिए, लाहौरी बोला। साले के सिर में गोली मार, दुमका कह उठा। त्यागी करेगा इसका फैसला, मैं पुलिस वालों को नहीं मारता, लाहौरी मुस्कुराकर बोला। ये सब क्या हो रहा है? वर्मा की हालत देखने लायक थी। तभी पीछे से चाबियों का गुच्छा थामे माले करीब आता कह उठा। हम पुलिस वाले नहीं हैं। तो? वर्मा ने उसे देखा। वही कैदी हैं जिन्हें मुंबई पुलिस के हवाले करने के लिए ले जाया जा रहा है। नहीं। देवराज चौहान से पूछ लो, माले मुस्कुराया। वो जानता है हमें। सुनील वर्मा अजीब सी निगाहों से माले को देखे जा रहा था। अब क्या है? वो पुलिस वाले कहाँ हैं जिनकी ड्यूटी यहां थी? ये तेरे को बैठी लाशें नजर नहीं आ रही? बाकी लाशें बाथरूम में हैं। सुनील वर्मा की हालत देखने लायक थी। चल, देवराज चौहान के साथ बैठ जा, तेरे से अभी बात करते हैं। वर्मा हैरानी से खड़ा रहा। चल, माले ने उसकी बांह पकड़कर धक्का दिया। वर्मा पीछे को लड़खड़ा गया। लाहौरी ने माले से कहा। वो लीवर काम क्यों नहीं कर रहे? पिंजरा क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं। माले चाबियां संभाले पिंजरे के पास पहुंचा और पिंजरे के लॉक खोलने लगा। गर्मी भी बहुत हो रही है, लगता है एसी ने काम करना बंद कर दिया है। शायद। अगला दृश्य। सुनील वर्मा देवराज चौहान के पास जा बैठा। वो परेशान नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ट्रेन में नहीं आना चाहिए था। अब समझा तूने ये क्यों कहा था? वर्मा ने गहरी सांस ली। तू स्टेशन पर इन्हें पहचान गया था? हाँ। तो उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों बताता? सुनील वर्मा ने देवराज चौहान को देखा। तुम तो मुझे गिरफ्तार किए बैठे हो और मैं कानून से निकल जाना चाहता हूं। बता देता तो मैं आजाद कैसे होता? तुमने गलत काम किया, अपराधियों का साथ दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अपनी आजादी की राह चुनी है। अभी भी बहुत कठिनाइयां हैं। तुम्हें अब क्या समस्या है? वो वीरेंद्र त्यागी मेरा जानी दुश्मन है, देवराज चौहान ने कहा। ओह, वो अपना रंग जरूर दिखाएगा। तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे तो हाथ भी हथकड़ियों में जकड़े हैं। तुम मेरे से ज्यादा खतरे में हो। मेरे को तो त्यागी पूछ के गोली मारेगा, तेरे को तो सीधे ही गोली मार देगा। कहां फंस गया मैं? वर्मा होंठ भींच कर बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई।
हैरानी तो इस बात की है कि स्टेशन पर हमें किसी भी तरह की गड़बड़ गड़बड़ का एहसास न हो सका। वर्मा कह उठा। ज्यादा उछल कूद मत करना, वरना जल्दी मारे जाओगे। मेरी तो रिवॉल्वर भी उसने ले ली। शुक्र करो कि गोली नहीं मारी। लेकिन ये लोग बचेंगे नहीं, ये। चुप रहो। ये सब आजाद हैं और किसी स्टेशन पर रात को खामोशी से उतर जाएंगे। तभी पिंजरों में से दुमका, राम रतन चौबे और केतन देसाई बाहर निकले। स्टेशन पर बच गए। केतन देसाई ठहाका लगाकर हंस पड़ा। देवराज चौहान कहाँ है, वो डकैती मास्टर? दुमका नजरें दौड़ाता कह उठा। वो रहा, पुलिस वाले के साथ बैठा है। लाहौरी बोला। दुमका फौरन लपक कर देवराज चौहान के सामने नीचे आ बैठा। गुरु, मुझे अपने चरणों में ले लो। अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो। मेरी कोई भी डकैती सीधी नहीं बैठती, गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। मुझे भी डकैती के गुर सिखा दो। कसम से सारी उम्र देवराज चौहान नाम का ही भजन किया करूंगा, दुमका ने कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मुझे अपने चरणों में ले लो प्रभु, एक बार हाँ कह दो। पुलिस वाले के सामने ऐसी बातें करता है? वर्मा कह उठा। चुप बे, तेरी परवाह कौन करता है? वर्मा होंठ भींच कर रह गया। क्यों गुरु, तुम जच रहे हो देवराज चौहान? तभी त्यागी पास पहुंचकर जहरीले स्वर में कह उठा। बहुत जच रहे हो हथकड़ी में। देवराज चौहान ने सिर उठाकर त्यागी को देखा। अब तेरा क्या होगा देवराज चौहान? ये अरमान दिल में लिए ही तू मरने जा रहा है कि तू त्यागी को मारेगा? दुमका ने अजीब सी नजरों से त्यागी को देखा। तूने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तू इस तरह मेरे हाथ लग जाएगा। वहम मत पाल कि तू मुझे मार देगा। नहीं मार सकता क्या? नहीं। इस वक्त इस बोगी में जो हालात हैं उसके मुताबिक सब बराबर हैं, क्योंकि सब कानून से फरार होना चाहते हैं। ये काम तो हम तेरे को मारकर भी कर सकते हैं। जहां इतनी लाशें बिछी हैं, एक और सही। तूने एक बार पहले भी मुझे मारना चाहा था। अपनी तरफ से तो मैंने मार ही दिया था तुझे, त्यागी जहरीले स्वर में कह उठा। कभी कभी हैरान होता हूं कि तू जिंदा कैसे बच गया। मेरे हाथ खोलो, देवराज चौहान ने कहा। ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तेरे हाथ खोलकर मैं मुसीबत मोल नहीं लूंगा। त्यागी हंस पड़ा। तुझे बंधे हाथों में ही मरना पड़ेगा। कहने के साथ ही त्यागी ने रिवॉल्वर निकाल ली। दुमका को पसंद नहीं आएगा कि तू मुझे मारे। देवराज चौहान ने दुमका को देखा। दुमका फौरन उछलकर खड़ा हो गया और त्यागी से कह उठा। खबरदार जो देवराज चौहान पर गोली चलाई। दुमका, ये मेरा पुराना दुश्मन, त्यागी ने कहना चाहा। दुश्मनी का हिसाब सड़क पर करना। ये मेरा गुरु है। दुमका त्यागी के सामने आ गया। अगर तूने मेरे गुरु को उंगली भी लगाई तो मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि भगवान भी गिन नहीं पाएगा। कहने के साथ ही दुमका ने पास खड़े लाहौरी के हाथ से रिवॉल्वर ली और त्यागी पर तान दी। समझ में आई मेरी बात की नहीं? त्यागी और दुमका की नजरें मिली। त्यागी के होंठ भिज चुके थे। दुमका, माले ने कहना चाहा। चुप बे, चमचे की औलाद। जो कह रहा हूं सिर्फ वही होना चाहिए। दुमका गुर्राया। तो मुझे गुरु बना ले, त्यागी कह उठा। फालतू बकवास मत कर। देवराज चौहान की तरफ टेढ़ी आंख करके देखना भी नहीं। त्यागी दुमका को घूरे जा रहा था। हाथ खोल मेरे गुरु के। होश में आ दुमका, त्यागी शब्दों को चबाकर बोला। मुझे पाठ मत पढ़ाना, दुमका पहले वाले स्वर में कह उठा। 26 को मार चुका हूं अब तक। उनमें से ज्यादातर वो थे जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तू 27वां मत बन जाना। कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। तभी लाहौरी कह उठा। ये वक्त आपस में दुश्मनी निकालने का नहीं है। इस वक्त हम में सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम सब कानून के हाथों में फंसे पड़े हैं और सब फरार होकर आजाद होना चाहते हैं।
जो भी हिसाब किताब है दुश्मनी का, वो बाद में भी चुकता हो सकता है। ये वक्त हमें दोस्तों की तरह बिताना चाहिए। सुना तूने? दुमका गुर्राया। हट जा दुमका। त्यागी के चेहरे पर खतरनाक भाव मचल उठे। दुमका ने रिवॉल्वर त्यागी पर तान रखी थी। तो सीधी तरह नहीं माना तो गोली मार दूंगा, दुमका गुर्राया। दोनों की खूनी निगाहें मिली। देवराज चांद उसी तरह सीट पर बैठा रहा। ये गोलियां चला देंगे? वर्मा कह उठा। तेरा क्या जाता है? मरेंगे। सब समझदार है यहां, देवराज चाहन ने कहा। मेरी हथकड़ी की चाबी तेरे पास है तो मेरी हथकड़ी खोल। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, वर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा। तो ये खोल देंगे। सुनील वर्मा के होंठ भिज गए। त्यागी और दुमका में तनाव बरकरार था। तभी जोरावर सिंह कह उठा। दोनों अपनी रिवॉल्वरें नीचे कर लो। और त्यागी, इस वक्त तुम गलत हो। मैं? त्यागी ने कड़वी निगाहों से देव जोरावर सिंह को देखा। हाँ, क्योंकि ये वक्त दुश्मनी निकालने का नहीं है, ना ही ऐसी जगह है ये। हमें यहां से फौरन चल देना चाहिए, जोरावर सिंह गंभीर स्वर में कहा। तेरे से समझदार है देवराज चौहान। इसने स्टेशन पर तेरे को पहचाना, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि इसने बुरे वक्त को पहचान लिया था कि ये वक्त मिल के चलने का है। तभी तो इसने तेरे बारे में पुलिस को नहीं बताया कि तू पुलिस वाला नहीं, वीरेंद्र त्यागी है, जबकि तू इसकी जान लेने पर लग गया है। त्यागी के होंठ बिछ गए। दुमका त्यागी को घूर रहा था। रिवॉल्वर त्यागी की तरफ उठी हुई थी। गुरु, माले कह उठा। छोड़, देवराज चौहान को फिर देख लेना। एकाएक त्यागी मुस्कुराया और रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर लिया। ठीक है, फिर सही, त्यागी कह उठा। पीठ पर गोली मत मार दियो, दुमका ने खतरनाक स्वर में कहा, वरना तेरा बुरा हाल कर दूंगा। त्यागी ने मुस्कुराकर दुमका को देखा। चिंता मत कर, इतना कमीना नहीं हूं मैं। तू क्या है? देवराज चौहान बोला। तेरे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अभी नहीं जानता तू देवराज चौहान। अभी तूने त्यागी को पहचाना ही कहाँ है। त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूं कि यहां मेरी बात मानी जाएगी। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। अब तेरी क्या बात माननी, लाहौरी बोला। हम सब ने खिसकना ही है ट्रेन से, लेकिन समझदारी से खिसकना है, बेवकूफों की तरह नहीं। इतनी समझदारी तो हम में भी है, जोरावर सिंह ने कहा। मेरी हथकड़ी खोलो, देवराज चौहान ने कहा। दुमका रिवॉल्वर को कपड़ों में छिपाकर पलटा और देवराज चौहान की हथकड़ी को देखा। चाबी किधर है इसकी? दुमका ने पूछा। इसके पास, देवराज चौहान ने वर्मा की तरफ इशारा किया। निकाल बे चाबी। सुनील वर्मा ने गहरी सांस ली और जेब से चाबी निकालकर उसे दी। दुमका ने देवराज चौहान की हथकड़ी खोल दी। देवराज चौहान ने अपनी दोनों कलाइयां मसली और खड़ा हो गया। गुरु, माले बोला, इस पुलिस वाले को खत्म कर दो। ये कोई पंगा खड़ा कर देगा। मार दे, पूछता क्या है? नहीं, देवराज चौहान सख्त स्वर में कह उठा। इसे नहीं मारा जाएगा। क्यों? माले तीखे स्वर में बोला। मेरे सामने किसी पुलिस वाले की हत्या नहीं होगी। देवराज चौहान की आवाज में एक भरपूर कठोरता थी। क्यों? ये तेरा रिश्तेदार है? मैं पुलिस वालों की इज्जत करता हूं और मेरा उसूल है कि पुलिस वालों को मत मारो। तेरा उसूल यहां नहीं चलने वाला, माले ने खुंदक में कहा। तभी दुमका ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। पंगा मत ले, जो गुरु कहता है वही होगा। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा ले। माले ने दांत भींचकर दुमका को देखा। क्या देखता है? दुमका क्रूर स्वर में कह उठा। 27वां तेरे को बना दूंगा। बनाऊं क्या? गुरु, माले गुर्राया। दुमका पंगा डाल रहा है। मस्त रहे। पुलिस वाला कोई लफड़ा खड़ा करे तो उड़ा देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
तू क्या संभालेगा? मैं संभाल लूंगा सबको। दुमका गुस्से में कह उठा। कुछ करके तो दिखा। तभी कानों में वायरलेस की बीप पड़ने लगी। गुरु, उधर कोई बात करना चाहता है, माले बोला। तभी पलटकर कंट्रोल रूम की तरफ त्यागी बढ़ गया। सीधा हो जा तू। दुमका हाथ में दबी रिवॉल्वर हिलाकर माले से कह उठा। माले ने मौत भरी नजरों से दुमका को देखा। जा जा, देखता क्या है? जो करना हो कर ले। तेरे जैसों की मैं परवाह नहीं करता। दुमका गुर्राया। माले दांत भींचे पलटकर कंट्रोल केबिन की तरफ बढ़ गया। जोरावर सिंह और लाहौरी की नजरें मिली। दो शेर एक ही डब्बे में आ गए हैं तो ये सब होगा ही। लाहौरी बड़बड़ा उठा। दुमका छाती फुलाकर देवराज चौहान से बोला। तुम फिक्र मत करो गुरु, कोई तुम्हारी तरफ टेढ़ी नजर करके देखे तो सही। जवाब में देवराज चौहान ने मुस्कुराकर दुमका को देखा। गुरु, एकाएक दुमका धीमे स्वर में कह उठा। तुम इशारा करो तो। कुर्सी पर बैठे वर्मा मुंह फाड़े दोनों को देख रहा था। किस बात का? देवराज चौहान बोला। त्यागी को साफ करने का। साले को 1 मिनट में। नहीं। देवराज चौहान ने इंकार में सिर हिलाया। ये वक्त आपसी लड़ाई झगड़े का नहीं है। सो तो है। हम खतरे से बाहर नहीं है। तुम लोग विजयवाड़ा आने से पहले क्यों नहीं ट्रेन से उतर गए? गुरु, त्यागी कह रहा था कि हमने कैदियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, कोई हमें देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो ठीक कह रहा था। उसने कहा कि अंधेरे में ट्रेन छोड़ना ठीक होगा। ये भी ठीक कहा। और अब कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, दुमका बोला। अभी नहीं। ये काम रात 12 के बाद करना, तब ज्यादा सुरक्षित रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। जैसा तुम कहो गुरु। दुमका पूरी तरह मेहरबान था देवराज चौहान पर। कुछ मेरे पे भी कृपा कर दो। क्या? डकैती के गुर बताऊंगा, परंतु बातों के लिए ये वक्त ठीक नहीं है। देवराज चौहान ने मीठे स्वर में उसे टाला। तो कब बताओगे? यहां से निकलने के बाद। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम मेरे साथ रहने का खतरा मोल मत लेना। अपना फोन नंबर दे दो, फुर्सत में बात करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपने दोस्त का नंबर दे देता हूँ। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है रामपुर में। तुम 2-4 दिन में फोन करना, मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है। दुमका ने अपने दोस्त का नंबर बता दिया। 4 कदमों के फासले पर खड़े लाहौरी ने जोरावर सिंह के कान में कहा। शर्त लगा ले, देवराज चौहान दुमका को फोन नहीं करेगा। ये कौन सी बड़ी बात कही? ये तो मैं भी जानता हूं, जोरावर सिंह ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चौहान ने यहां से बाहर निकलते ही दुमका को भूल जाना है, ये भी पता है मुझे। देवराज चौहान इंस्पेक्टर सुनील वर्मा से कह उठा। तुम कोई भी शरारत नहीं करोगे इंस्पेक्टर? यहाँ के हालात से तुम वाकिफ हो ही चुके हो। हाँ, देख रहा हूं, सुनील वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम कोई गलती न कर दो, इसके लिए कहो तो मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा दूं, देवराज चौहान बोला। मैं ऐसे ही ठीक हूं। बार बार तुम्हें नहीं बचा सकूंगा, क्योंकि यहां पर सब अपनी मर्जी के हैं। किसी के दिमाग पर मैं काबू नहीं कर सकता। सुनील वर्मा ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम शरीफ इंसान हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने डिग्गी नहीं ली जो जगमोहन दे रहा था, और 4 दिन तक तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, जबकि ऐसे ख्याल की पुलिस वाले से कम ही अपेक्षा होती है। वो मेरा फर्ज था। तुम्हारा अपना नजरिया है सोचने का और मेरा अपना। तुमने मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। सुनील वर्मा ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने कंट्रोल केबिन की तरफ देखा। त्यागी सिर पर हेडफोन लगाए किसी से बात कर रहा था। वो किससे बातें कर रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। पता नहीं, दुमका बोला। मैं उसके पास जाता हूं, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़ गया। पीछे से दुमका ने कहा। वो कोई पंगा खड़ा करे तो मुझे आवाज दे देना, साले को ऊपर पहुंचा दूंगा। जोरावर सिंह कह उठा। बहुत चिपके फिर रहे हो देवराज चौहान के साथ।
वो नंबर वन डकैती मास्टर है। मुझे डकैती के गुर सीखने हैं उससे। दुमका मुस्कुरा कर बोला। वो गुर बताएगा तुम्हें? हाँ, उसने मेरा फोन नंबर लिया है। मुझे फोन करेगा देवराज चौहान। डकैती के गुर बताने के लिए? हाँ, फिर देखना मैं सफल डकैतीबाज बन जाऊंगा। सुना तूने? जोरावर सिंह ने लाहौरी को देखा। सुन रहा हूं, मुझे चुप ही रहने दे। लाहौरी ने गहरी सांस लेकर कहा। पानी मिलेगा? सुनील वर्मा कह उठा। बहुत। जोरावर सिंह बोला। उधर क्रेट में है। तो क्या इंस्पेक्टर साहब खुद पानी लेने जाएंगे? दुमका कह उठा। तू ला के दे। मैं ला देता हूँ। पुलिस वाले की सेवा करने का मौका किसी खुशनसीब को ही मिलता है। वो कहते हैं ना कि माशूक के कुत्ते को चाटना भी बहुत अच्छा लगता है। वही बात इस वक्त लागू हो रही है। लाहौरी दांत फाड़ कर कह उठा। दुमका तो अपने गुरु के साथ पुलिस वाले की सेवा भी करने लगा। क्यों ना करूं? गुरु का कुत्ता गुरु का कुत्ता है तो मुझे प्यारा क्यों ना होगा? क्यों ना करूं? गुरु का कुत्ता है तो मुझे प्यारा क्यों ना होगा? दुमका कह उठा। तुम लोग मुझे कुत्ता तुम लोग मुझे कुत्ता कह रहे हो? सुनील वर्मा ने तीखे स्वर में बोला। तेरे को कुछ नहीं कह रहे, आपस में बातें कर रहे हैं। जा जोरावर साहब के लिए जा जोरावर साहब के लिए पानी ले आ। अगला दृश्य। वायरलेस सेट पर बीप की आवाज उभरी थी। त्यागी बोर्ड पर पहुंचा, हेडफोन उठाकर कान से लगाया और स्विच ऑन किया। हेलो। त्यागी बोला। वानखेड़े फ्रॉम मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। त्यागी के होठों पर मुस्कान आ ठहरी। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सब ठीक चल रहा है? यस सर। मुझे पता चला है कि विजयवाड़ा से ट्रेन चल चुकी है। यस सर। देवराज चौहान तुम्हें मिल गया होगा। यस सर। वीरेंद्र त्यागी कैसा है? सब ठीक है सर। त्यागी के होठों के बीच जहरीली मुस्कान नाच रही थी। चंद पलों की खामोशी के बाद वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। तुम कौन हो? सब इंस्पेक्टर अन्नामलई सर। मैंने अन्नामलई से पहले भी बात की थी, तब उसकी आवाज दूसरी थी। तुम हो कौन? अन्नामलई हूं सर। आप जाने क्यों शक कर। तुम अन्नामलई हो? जी हाँ सर। तो बताओ, पहले मैंने तुमसे क्या व्यक्तिगत बात की थी? व्यक्तिगत बात? हाँ, जब तुम हंस पड़े थे। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। त्यागी के होंठ सिकुड़े। उसने पास खड़े माले को देखा। माले ने इशारे से पूछा कि क्या बात है। तुम अन्नामलाई नहीं हो। कौन हो तुम? वानखेड़े की आवाज में सतर्कता आ गई। तुम ठीक समझे वानखेड़े कि मैं अन्नामलाई नहीं हूं। त्यागी तीखे स्वर में कह उठा। तो तुम कौन हो? ये तो तुम सोचो कि मैं कौन हो सकता हूं। त्यागी? वीरेंद्र त्यागी? हाँ वानखेड़े, मैं त्यागी ही हूं। क्या बकवास कर रहे हो? वानखेड़े के तेज स्वर कानों में पड़ा। अब तुम मेरी सच बात को बकवास कह रहे हो? वानखेड़े की आवाज नहीं आई। बोलती बंद हो गई वानखेड़े। त्यागी हंसा। मुझे विश्वास नहीं आ रहा। कुछ देर में आ जाएगा। कैसे? जो चार कैदी मैंने विजयवाड़ा पुलिस के हवाले किए हैं, उनमें से दो के होंठों से अब तक टेप उतार ली गई होगी। वो दोनों पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर कैदियों की देखभाल के लिए हैं। विजयवाड़ा पुलिस को तुमने धोखा कैसे दिया? अन्नामलाई बनकर, उसकी वर्दी पहनकर। तुम बचोगे नहीं। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते भूतनी के। त्यागी ने हंसकर कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वानखेड़े का कानों में पड़ने वाला स्वर बेहद कठोर था। इस समय वही बात करो जो तुम्हें जचे। तुमने तुमने ये सब कैसे किया? क्या करोगे जानकर? इतना समझ लो कि त्यागी मजाक नहीं है। नमूना तुम्हारे सामने है। देवराज चौहान भी है वहां। हाँ। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
उसका इरादा मुझसे झगड़े का नहीं है। वो तुम्हारी जान लेकर रहेगा, क्योंकि तुमने देवराज चौहान बनकर मूसा से सौदा तय किया, मुझे और आरडीएक्स से मिलते रहे, उसके नाम और शक्ल का तुम नाजायज फायदा उठाते रहे। देवराज चौहान का अभी कोई इरादा नहीं है मुझसे पंगा लेने का, त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। यही वो वक्त था कि देवराज चौहान वहां आ पहुंचा। तुम अभी बच्चे हो, देवराज चौहान को नहीं जानते। वानखेड़े की आवाज त्यागी के कानों में पड़ रही थी। वो ऐसा नाग है कि जिसकी तस्वीर उसकी आंखों में बस जाए उसे डसे बिना नहीं रहता। त्यागी हंस पड़ा। नागों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। वानखेड़े के गहरी सांस लेने की आवाज आई। त्यागी ने देवराज चौहान पर निगाह मारकर वानखेड़े से कहा, बात करना चाहते हो देवराज चौहान से? कराओ। त्यागी ने सिर के हेडफोन उतारकर देवराज चौहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वानखेड़े से बात कर लो। देवराज चौहान ने हेडफोन अपने सिर पर लगाया। कहो वानखेड़े, देवराज चौहान बोला। सच में बोगी के हालातों को अब मैं महसूस कर सकता हूँ। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ रही थी। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें तो बहुत झटका लगा होगा वानखेड़े। हाँ, लगना भी चाहिए। कहाँ मैं तुम दोनों को अपने शिकंजे में देखने की सोच रहा था, और तुम लोग वहां से फरार होने जा रहे हो। सब यहां से निकल जाएंगे। उस बोगी में क्या हो रहा है? सब कुछ हमारे कब्जे में है, देवराज चौहान ने कहा। कितने लोग हो तुम? पता नहीं, मैं तो अभी बोगी में आया हूं। त्यागी को तुम अपना दुश्मन मानते हो। वानखेड़ी की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा, कहते हुए देवराज चौहान ने त्यागी को देखा। त्यागी के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। वो तुम्हारे पास है, सोचते क्या हो? वानखेड़े की तीखी आवाज कानों में पड़ी। तुम मुझे हत्या करने के लिए भड़का रहे हो? मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम अपना बदला लेना मत भूलना। यानी कि वो मरे या मैं, तुम्हारा ही फायदा है। जो मरेगा उसकी फाइल मैं बंद कर दूंगा। तुम्हें त्यागी को अभी मार देना चाहिए। ज्यादा समझदार मत बनो वानखेड़े। मैं इस वक्त त्यागी से झगड़ा नहीं करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? यहां से फरार होना मेरे लिए जरूरी काम है। त्यागी से तो मैं बाद में भी। देवराज चौहान, वानखेड़े का कठोर स्वर कानों में पड़ा। तुम लोग फरार नहीं हो सकोगे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन हाथों को अगर तुमने अब तक महसूस नहीं किया तो अब कर लोगे। तुम कहना क्या चाहते हो? देवराज चौहान सतर्क दिखने लगा। ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही रुकेगी, रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। ये ऑर्डर मैं अभी देता हूं रेलवे को। तो देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। और प्लेटफॉर्म पर तुम लोग उतर नहीं सकोगे। क्यों? कोई स्टेशन आए तो देख लेना। वानखेड़ी की आवाज में सख्ती थी। तुम लोगों को मुंबई तक आना ही पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर पुलिस खड़ी कर दोगे? देवराज चौहान कह उठा। हाँ, ताकि तुम निकलो तो पुलिस तुम सबको पकड़ ले। वानखेड़े, हम सब फिर भी निकल जाएंगे। कोशिश करके देखना। पुलिस इस तरह खड़ी की जाएगी कि जहां से गाड़ी की रफ्तार धीमी होती है रुकने के लिए, और रुकने के बाद जब ट्रेन चलती है तो जहां तक रफ्तार धीमी होती है वहां तक तुम पुलिस को ही देखोगे। चेन खींचोगे तो ट्रेन बीच में नहीं रुकेगी। मैं भी देखता हूं कि तुम लोग कैसे ट्रेन से फरार होते हो। उसके साथ ही संबंध काट दिया गया। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। उसने हेडफोन उतारकर वापस रखा और त्यागी व माले को देखा। हम लोग खतरे में हैं। वानखेड़े हमें किसी भी स्टेशन पर उतरने नहीं देगा। क्या मतलब? त्यागी की आंखें सिकुड़ी। सबको इकट्ठा करो, वहीं बात होगी, देवराज चौहान ने कहा और भीतर की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान, वीरेंद्र त्यागी, माले, लाहौरी, जोरावर सिंह, केतन देसाई, रामरतन चौबे और दुमका कुर्सियों पर बैठे थे। सुनील वर्मा एक तरफ बैठा टुकुर टुकुर सबको देख रहा था।
देवराज चौहान बता चुका था कि इंस्पेक्टर वानखेड़े अब क्या इंतजाम करने जा रहा है। सब कुछ जानने के बाद लाहौरी गंभीर स्वर में बोला, हम आजाद होकर भी आजाद नहीं हुए। हम ट्रेन से भाग नहीं सकते। राम रतन चौबे ने कहा। रफ्तार से चलती ट्रेन से छलांग लगानी हो तो जुदा बात है, माले बोला। वापस जेल में पहुंचने से तो अच्छा है कि रफ्तार भरी ट्रेन से ही किसी पुल पर छलांग लगाई जाए, केतन देसाई ने कहा। चलती रफ्तार भरी ट्रेन से कैसे पुल पर छलांग लगा सकते हैं? लोहे के आड़े तिरछे पिलर खड़े होते हैं पुल पर, जोरावर सिंह बोला। यह भी तो हो सकता है कि वानखेड़े खामखा की मार रहा हो, कि हर स्टेशन पर पुलिस खड़ी है। मैं वानखेड़े को पुराना जानता हूं, वो कभी भी यूं ही बात नहीं करता, देवराज चौहान ने कहा। अगला स्टेशन आएगा तो पता चल जाएगा, त्यागी बोला। तभी दुमका कह उठा, देवराज चौहान भाई, बचने का कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। एक ही रास्ता है। देवराज चौहान ने दुमका को देखा। क्या? ट्रेन की छत से या नीचे से निकलने का रास्ता बनाया जाए। तुम्हारा मतलब कि जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो तो बनाए गए रास्ते से चुपचाप खिसक खिसका जाए? इस तरह नहीं, स्टेशन पर बोगी के दोनों तरफ पुलिस होगी, देवराज चौहान ने कहा। तो चलती ट्रेन में अपने बनाए रास्ते पर निकलकर साथ वाली बोगी में पहुंचना होगा। फिर जब ट्रेन स्टेशन पर रुके तो कपड़े बदलकर उस बोगी से निकलना होगा। ट्रेन में कपड़ों की कमी नहीं, कोई भी सूटकेस पार किया जा सकता है। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। चुप्पी सी छाई रही वहां। ट्रेन की छत से या फर्श से रास्ता बनाना आसान होगा क्या? दुमका बोला। बचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। क्या इरादा है? जोरावर सिंह ने लाहौरी को देखा। देवराज चौहान ठीक कहता है, बच निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कर लेते हैं मेहनत। कहां से रास्ता बनाएं, फर्श से या छत से? जोरावर सिंह ने देवराज चौहान से पूछा। छत का रास्ता ज्यादा ठीक रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। चलती ट्रेन में छत से होते हुए हम बगल वाली बोगी में जा सकते हैं। ये सब बकवास है, त्यागी कह उठा। मैं नहीं मानता कि हर स्टेशन पर पुलिस होगी। अपना गुरु कहता है तो हो जरूर होगी, दुमका ने कहा। छत से रास्ता कैसे बनाएं? तोड़फोड़ के लिए कोई औजार तो नहीं है? ढूंढो, जो चीज मिले उसे औजार बनाओ, देवराज चौहान कह उठा। छत की चादर को काटना ज्यादा कठिन नहीं होगा। परेशानी तो आएगी, परंतु पुलिस से बचना है तो उस परेशानी को पार करना होगा। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ लगता हूं। तभी सुनील वर्मा कह उठा। तुम लोग बचकर ना निकल सकोगे। खामोश रहो तुम, देवराज चौहान बोला। मारो साले को, त्यागी ने दांत भींच कर कहा। देवराज चौहान ने पलटकर त्यागी को देखा। त्यागी खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। इस पुलिस वाले को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं उसी वक्त तुम्हें खत्म कर दूंगा। आसान नहीं है मुझे मारना, त्यागी ने कहा। ओए, दुमका कह उठा। गुरु से पंगा मत ले, वरना तेरे को 27वां बना दूंगा। वरना तेरे को 27वां बना दूंगा। त्यागी ने खा जाने वाली निगाहों से दुमका को देखा। मत देख ऐसे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। दुमका के दांत भिज गए। तभी लाहौरी कह उठा। ये क्या हो रहा है? काम करो, बोगी की छत से हमें रास्ता तैयार करना है, वरना फिर पुलिस के हाथों में पहुंच जाएंगे। अगला दृश्य। रफ्तार से दौड़ती ट्रेन की रफ्तार एकाएक कम होने लगी। कोई स्टेशन आ रहा है, सुंदर ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था और शहर की रोशनियां नजर आ रही थी। जगमोहन आरडीएक्स से कह उठा। इस स्टेशन पर वो सब उतर सकते हैं? जरूर उतर सकते हैं। देवराज चौहान ठीक ही होगा, जगमोहन उठते हुए बोला। लेकिन जब वो उतरेंगे तो किसी से पूछूंगा देवराज चौहान के बारे में। जगमोहन परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी की छाप स्पष्ट झलक रही थी। आरडीएक्स भी खड़े हो गए। तभी सुंदर की आवाज उनके कानों में पड़ी। ये क्या?
क्या हुआ? राघव ने फौरन उसे देखा। बाहर पटरियों के पास हर 15 कदमों पर एक हथियारबंद पुलिस वाला खड़ा है। क्या कहते हो? राघव बोला और आगे बढ़कर खिड़की से बाहर झांकने लगा। ट्रेन की पटरियां बदलने की आवाज उसके कानों में पड़ी। जगमोहन ने भी बाहर देखा। सुंदर ने ठीक कहा था। ट्रेन की रफ्तार अब बहुत कम हो गई थी। बाहर कुछ गड़बड़ है, राघव बोला। पीछे हट। पुलिस वालों ने ट्रेन को घेर रखा है। इसका मतलब कि वानखेड़े जान चुका है कि बोगी पर कैदियों का कब्जा हो गया है। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। क्या कहना चाहते हो तुम? एक्स्ट्रा ने उसे देखा। पुलिस का इंतजाम वानखेड़े के कहने पर किया गया है कि कोई कैदी बोगी से उतरकर भाग ना सके, जगमोहन ने जवाब दिया। आरडीएक्स की नजरें मिली। इसका मतलब कैदी बोगी में फंसे रह जाएंगे, धर्मा ने कहा। ट्रेन स्टेशन के दायरे में पहुंच गई थी। राघव ने पुनः बाहर देखा। ट्रेन के साथ नीचे पुलिस वाले मौजूद थे। जगमोहन ठीक कहता है, यकीनन यही बात है, राघव खिड़की से पीछे हटता बोला। अगर उस स्टेशन पर पुलिस हुई तो उस बोगी से कोई नहीं उतर सकेगा और वो सब मुंबई पहुंच जाएंगे। एक्स्ट्रा बोल पड़ा। ये अच्छा जाल है, धर्मा मुस्कुरा पड़ा। इंस्पेक्टर वानखेड़े बहुत घिसा हुआ पुलिस वाला है, जगमोहन ने कहा। वो दूर की कौड़ी सोचता है। इस तरह तो त्यागी हमारे हाथ लगेगा ही नहीं, राघव के होंठ बिछ गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर गई थी। एकाएक माहौल गर्म हो उठा। तेज शोर कानों में पड़ने लगा। अनाउंसर ट्रेन के आ जाने की खबर दे रहा था। प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस फैली हुई है। सुंदर बोला। पुलिस की निगाह ट्रेन पर है। ट्रेन रेंगने वाले ढंग में धीमी हो चुकी थी। राघव, हमें आगे वाली बोगी के दोनों तरफ नजर रखनी है। कोई बाहर निकले तो उसे पकड़कर पूछताछ कर सकें। लेकिन पुलिस फैली, क्या पता क्या चक्कर है। पुलिस की मौजूदगी की कोई भी वजह हो सकती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। एक्स्ट्रा और राघव बाहर की तरफ बढ़े। सुंदर धीमे स्वर में कह उठा। पुलिस अगले डब्बे को घेर रही है। मैं पता करता हूं कि माजरा क्या है, जगमोहन ने कहा और उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। जगमोहन बोगी से प्लेटफॉर्म पर उतरा। वहां का नजारा देखते ही मन ही मन चौंका। प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिस कैदियों वाली बोगी के पास इकट्ठी होती जा रही थी। हर सिपाही हथियारबंद था। लोग ट्रेन से उतर चढ़ रहे थे। उन्हें पुलिस के मौजूद होने से कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर भागा दौड़ी का आलम था। जगमोहन ने देखा कैदियों वाली बोगी के दरवाजे बंद थे। हथियारबंद पुलिस वाले मधुमक्खियों की भांति उस बोगी को घेरे खड़े थे। जगमोहन चिंतित हो उठा। यानी कि उसका ख्याल ठीक था कि वानखेड़े को बोगी के हालातों का पता चल गया है और ये इंतजाम उसने ही कराए हैं ताकि कैदी फरार ना हो सके। जगमोहन को चिंता देवराज चौहान की थी। वो खबर पाना चाहता था कि क्या बोगी के भीतर देवराज चौहान सलामत है। त्यागी देवराज चौहान को कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब तो नहीं हो गया, परंतु इन हालातों में कैसी भी खबर मिलना असंभव था। उस बोगी के भीतर उस बोगी के दरवाजे के भीतर की तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। यानी कि भीतर वालों ने भीतर की लाइटें गुल कर रखी थी कि कोई बाहर से भीतर का हाल ना जान सके। जगमोहन ने देखा एक पुलिस वाला दरवाजा थपथपा रहा था। वो दरवाजा थपथपाता रहा परंतु खोला नहीं गया भीतर से। जगमोहन सबसे पीछे खड़े एक पुलिस वाले के पास पहुंचा। क्या हो गया भाई साहब? जगमोहन ने पूछा। पुलिस वाले ने जगमोहन को घूरा। क्यों? तूने क्या करना है जानकर? यूं ही, मैं तो यूं ही, जगमोहन बोला। चल भाग जाए यहां से, दोबारा नजर ना आइयो। जगमोहन वहां से हट गया। पास ही टहलता पास ही टहलता रहा। एक कांस्टेबल दिखा जो कि डंडा थामे एक तरफ खड़ा था। जगमोहन उसके पास पहुंचकर बोला। क्या हो गया भाई साहब, उस बोगी के पास इतनी पुलिस क्यों है? उस बोगी में कैदी ले जाए जा रहे थे। कैदियों ने बोगी के भीतर कोई गड़बड़ कर दी है, कांस्टेबल ने बताया। ओह, लेकिन उनके साथ भीतर पुलिस वाले भी तो थे। भी, पुलिस वाले भी तो होंगे।
मुझे ठीक से पता नहीं कि क्या माजरा है, कांस्टेबल ने कहा। जगमोहन वहां से हट गया, अपनी बोगी की उस खिड़की के पास पहुंचा जहां सुंदर बैठा बाहर झांक रहा था। क्या चक्कर है? सुंदर ने पूछा। वही जो मैंने बताया था, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। पुलिस इसलिए बाहर मौजूद है कि कोई कैदी बाहर निकले तो उसे पकड़ लिया जाए। यानी कि कैदी बाहर निकले नहीं कि पुलिस को देखकर यानी कि कैदी बाहर निकले ही नहीं, पुलिस को देखकर और मुंबई पहुंच जाएं। अगले स्टेशन पर भी ऐसा ही इंतजाम होगा। यानी कि मुंबई तक हर पुलिस स्टेशन पर यही हाल? हाँ। फिर तो गड़बड़ हो गई। देवराज चांद बाहर निकल नहीं सकेगा, सुंदर ने कहा। जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। सुंदर के पास बैठा धर्मा कह उठा, चिंता मत कर, कैदी मुंबई तक नहीं पहुंचेंगे। वो कैसे? सुंदर ने धर्मा को देखा। आराम से नहीं बैठने वाले वो, खिसकने की कोई तरकीब अवश्य लगा लेंगे। साला हरामी है त्यागी वहां साला हरामी त्यागी है वहां। देवराज चौहान भी तो है। वही, उनके होते हुए सब निकल जाएंगे। ये इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। सुंदर ने जगमोहन को देखा। जगमोहन बाहर खड़ा इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। तभी राघव ने जगमोहन को अपने पास आते देखा। बोगी पास पहुंचकर राघव धीमे स्वर में बोला, हर तरफ से पुलिस वालों ने घेर रखी है। जगमोहन ने राघव को देखा। तूने ठीक कहा था। राघव ने गहरी सांस ली। ये सब इंतजाम वानखेड़े ने करवाए हैं। देवराज चांद तो नहीं दिखा? कैसे दिखेगा? उस बोगी के दो ही तो दरवाजे हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खुलता है, दूसरा उसके उल्टी तरफ। दरवाजे खुले नहीं और बाहर से भीतर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने भीतर की लाइटें बंद कर रखी हैं कि कोई भीतर झांक ना सके। जगमोहन के होंठ भींचे रहे। राघव ने सिगरेट सुलगाई। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकेंगे, राघव ने कश लेकर कहा। ये कौन सा स्टेशन है? एकाएक जगमोहन ने पूछा। नालगोंडा। अगला स्टेशन कौन सा होगा? हैदराबाद। हैदराबाद? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। उसके बाद गोलकोंडा, फिर होमनाबाद, राघव ने इधर उधर देखते हुए कहा। जगमोहन मोबाइल फोन निकालते हुए बोला, वानखेड़े ने इस बात के ऑर्डर निकलवा दिए होंगे कि रास्ते में ट्रेन की रफ्तार तेज रखी जाए, और इस बात का भी इंतजाम किया होगा कि ट्रेन के रास्ते में कोई रुकावट ना मिले, सिग्नल डाउन ही मिले। इस ट्रेन को लेकर अवश्य वानखेड़े ने सब तरह के इंतजाम करवा रखे होंगे, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन ने सोहनलाल का नंबर मिलाया। नंबर लगा और बात भी हो गई। हेलो, मैं जगमोहन। आज मेरी याद कैसे आ गई? जब तक डकैती का प्रोग्राम ना हो मुझे याद ही नहीं करते कभी तो। मेरी बात सुन। सुना। मैं फुर्सत में हूं, कहे तो आ जाता हूं। राघव जगमोहन को देखने लगा था। हम परेशानी में हैं और मुंबई में नहीं हैं। क्या हुआ? जगमोहन ने कम शब्दों में सोहनलाल को सारी बात बताई। ये भी कि वानखेड़े ने ट्रेन की रफ्तार बनी रहे इसके लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं। ये तो तूने दिल धड़का देने वाली बात बता दी। ऊपर से देवराज चौहान और त्यागी एक ही बोगी में मौजूद हैं। मेरी सुन, अपनी मत कह। बोल। हैदराबाद में तेरा कोई रहता है? 4 महीने पहले तू हैदराबाद में काम करने गया था। हाँ, वो देवेन खसरा है। जो भी हो तू उससे बात कर, वो इंतजाम कर सकता है कि ट्रेन रास्ते में रुक जाए। वो कैसे इंतजाम करेगा? ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तो ट्रेन को हर हाल में रुकना पड़ेगा। अभी ट्रेन नालगोंडा में रुकी है, उसके बाद हैदराबाद में रुकेगी, फिर गोलकुंडा में। सुन रहा है? हाँ। तू देवेन खसरा से अभी बात कर, उसे समझा कि जब ट्रेन हैदराबाद से चले तो आगे कहीं रास्ते में जहां भी सिग्नल मैन का ऑफिस उजाड़ जगह पड़ता हो उस पर काबू पाए और सिग्नल डाउन ना करे। समझा? लेकिन वो बिना नोटों के काम नहीं करेगा। अपने बाप का भी सगा नहीं है वो। नोटों की परवाह मत कर, उसे काम के लिए तैयार कर। ठीक है, उससे बात करके तेरे को फोन करता हूं। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन ने फोन कानों से हटाया और उसे बंद किया।
ये तूने ठीक बात सोची, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। इस तरह ट्रेन रास्ते में रुक जाएगी। अगला दृश्य। आधे घंटे बाद जगमोहन का फोन आया। ट्रेन अभी तक नालगोंडा में रुकी हुई थी। मैंने बात की देवेन खसरा से। वो कहता है काम कर देगा, परंतु 10 लाख लेगा। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। पैसे की परवाह मत कर, उसे बोल ट्रेन हर हाल में रुकनी चाहिए। रुकेगी, समझा दिया है उसे। कहता है काम करके मुंबई आ जाएगा 10 लाख देने, 10 लाख लेने। तू दे देना। मेरे पास पैसे नहीं है। तो बंगले से ले लेना, तेरे को पता है कि पैसे कहाँ पड़े हैं। मालूम है। देवेन खसरा को एक बार फिर फोन कर, उसे पक्का कर कि काम होना चाहिए। 10 का 20 मिलेगा। फिर तो वो साला खुद ही ट्रेन के आगे लेट जाएगा। मैं फिर उससे बात करता हूँ। अगला दृश्य। ट्रेन धीमी होते ही देवराज चांद चौंका। स्टेशन आने वाला है, लाहौरी ने कहा। देवराज चांद कंट्रोल केबिन की तरफ बढ़ गया, जिस तरफ दरवाजा था बोगी का। फिर वो बोगी के दरवाजे के पास झुका और खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, शहर की रोशनियां नजर आ रही थी। देवराज चांद बाहर देखता रहा। अगले ही पल उसके होंठ सिकुड़ गए। पटरी के पास खड़े हथियारबंद पुलिस वालों को उसने देख लिया था। वो तो वानखेड़े ने इंतजाम कर दिया कि वो लोग बोगी से फरार ना हो सके। देवराज चांद उस तरफ वाले दरवाजे से बाहर झांकने के लिए पलटा, तो वहां से उसने त्यागी को बाहर झांकते पाया। तभी दुमका वहां आ गया। क्या हुआ? बाहर पुलिस है, स्टेशन पर तो और भी ज्यादा पुलिस होगी। मतलब कि फरार नहीं हो सकते? नहीं, वानखेड़े ने पक्का इंतजाम कर दिया है, देवराज चांद ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। तभी त्यागी भी दरवाजे के पास से तभी त्यागी भी दरवाजे की खिड़की के पास से हटा। ट्रेन के दूसरी तरफ भी पुलिस है? पूछा दुमका ने। हाँ, त्यागी ने गहरी सांस ली। बोगी को अंदर से अच्छी तरह बंद कर दो, देवराज चांद ने कहा और सीटों की तरफ बढ़ गया। लाहौरी, माले, रामरतन चौबे, केतन देसाई, जोरावर सिंह बोगी की छत को तोड़ने में लगे थे, परंतु कोई फायदा होता न दिखा था, क्योंकि बोगी की छत स्टील की चादर से बनाई गई थी। शायद ऐसे किसी वक्त को ध्यान में रखते हुए कि कैदी छत तोड़कर फरार होने की चेष्टा न कर सके। छत तोड़ने के लिए उन्होंने बोगी के फर्श पर लगी 2-3 सीटें उखाड़ ली थी, जिन्हें उछाल उछाल कर वो छत को तोड़ने की चेष्टा में लगे थे। और तो कोई औजार था नहीं उनके पास। ये छत मजबूत है, तोड़ना आसान नहीं, केतन देसाई बोला। हमारे पास कोई ढंग का औजार भी तो नहीं है, जोरावर सिंह बोला। ट्रेन धीमी हो चुकी है, माले बोला। कोई स्टेशन आ रहा है? बाहर रास्ता साफ तो हम निकल सकते हैं, लाहौरी बोला। कोई फायदा नहीं, कश लेते हुए देवराज चौहान ने कहा। क्यों? बाहर ट्रेन के दोनों तरफ पुलिस है। त्यागी और दुमका भी वहां आ गए थे। दोनों तरफ पुलिस है? हाँ, त्यागी ने कहा। वो हमें भागने नहीं देंगे, बाहर निकलते ही या तो पकड़ लेंगे या मार देंगे। ओ, ये तो बुरा हुआ। राम रतन चौबे ने सब पर नजर मारी। अभी कुछ मत करो, छत को मत छेड़ो। ट्रेन रुकने वाली है, आवाज बाहर तक जाएगी और वो भांप सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। त्यागी गंभीर स्वर में बोला। शांति से बैठ जाओ सब। वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे, ये छत टूटने वाली नहीं, जोरावर सिंह बोला। क्यों? मजबूती से बनी है, शायद छत में स्टील की चादर का इस्तेमाल किया गया है, लाहौरी ने कहा। लेकिन रास्ता तो बनाना ही होगा, त्यागी के माथे पर बल पड़े। पर्याप्त औजार होते तो हम छत से रास्ता बना सकते थे। त्यागी ने छत को देखा। सब्बल जैसा औजार होना चाहिए। दुमका देवराज चौहान के पास आ गया। क्यों गुरु, तुम क्या सोच रहे हो? दुमका ने पूछा। शायद हम यहां से फरार होने में कामयाब ना हो सके, देवराज चौहान ने कहा। हिम्मत हार गए? मेरे ख्याल में ये बोगी स्टील की चादरों से बनी है कि इसे तोड़ा ना जा सके।
सोच समझ कर इस बोगी को बनाया गया है। उस वानखेड़े ने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि किसी भी स्टेशन पर गाड़ी धीमी होने पर हम फरार ना हो सकें। तुम्हारा मतलब कि इस तरह हम मुंबई पहुंच जाएं और वहां पुलिस बोगी के गिर्द घेरा डाल ले और हमें पकड़ ले या मार दे? ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, देवराज चौहान ने कहा। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, त्यागी बोला। रास्ते में निकालेंगे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अच्छी मुसीबत है, जोरावर सिंह बोला। भागने के लिए रास्तों को भी तोड़ा पड़ा है। भागने के लिए रास्तों का भी तोड़ा पड़ा हुआ है। शर्त लगा, हम यहां से निकल जाएंगे, लाहौरी बोला। वो तो मैं भी जानता हूं कि निकल जाएंगे, जोरावर सिंह मुस्कुरा पड़ा। साला सब कुछ जानता है, कभी हाथ के नीचे नहीं आता, लाहौरी भी मुस्कुराया। लेकिन निकलने का कोई रास्ता भी तो दिखे। वो वानखेड़े ने तो रास्ता निकलेगा, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। जरूर निकलेगा। आराम से बैठ जाओ सब, त्यागी ने कहा। मैं रास्ता निकालूंगा। कोई भी निकाले, निकाले तो सही। ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी। जब तक ट्रेन स्टेशन नहीं छोड़ती तब तक दरवाजे की तरफ की लाइटें बंद कर दो, देवराज चौहान ने कहा। माले ने फौरन लाइटें बंद कर दी। अब सिर्फ बोगी के भीतर वाले हिस्से में रोशनी थी जो कि दरवाजों तक नहीं पहुंच रही थी। बाहर से उठने वाली आवाजें भीतर तक आ रही थी। लाहौरी दबे पांव दरवाजे तक गया, फिर तुरंत ही वापस आ गया। बाहर पुलिस ही पुलिस है, आराम से बैठ जाओ। त्यागी के होंठ भींच गए थे। सब चुप से एक दूसरे को देख रहे थे। सुनील वर्मा खामोशी से कुर्सी पर बैठा सबको देख सुन रहा था। पुलिस वाले भीतर तो नहीं आ जाएंगे? राम रतन चौबे बोला। दरवाजे भीतर से लॉक हैं, त्यागी ने कहा। कोई भीतर नहीं आ सकता। कैसी अजीब स्थिति में फंस गए हैं हम, केतन देसाई बड़बड़ा उठा। स्थिति बहुत बेहतर है, दुमका बोला। कम से कम पुलिस हमें पकड़ तो नहीं सकती। यहां नहीं तो आगे पकड़ लेगी। मैं अब की बात कर रहा हूं। तभी बोगी का दरवाजा जोरों से खटखटाया जाने लगा। सब यहीं रहो, देवराज चौहान बोला। कोई उस तरफ नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को आज यहीं रोकते हैं। बहुत मजेदार कहानी है। यानी फंसा दिया। मैं वानखेड़े साहब को कल गलतियां निकाल रहा था, लेकिन पहचान लिया वानखेड़े साहब ने कि ये वो आदमी नहीं है। और 1 मिनट में उसके पैरों तले, त्यागी के पैरों तले जमीन खिसका दी उन्होंने। बताओ हमने कौन सी पर्सनल बात की थी जिसको सुनकर तुम हंस पड़े थे? त्यागी जैसा शातिर आदमी भी जो है ना, एकदम से फंस गया। फंसना ही था। जिस बेवकूफी से उन्होंने जाकर कॉल उठा ली थी, उन्हें पता होना चाहिए था कि ये पुलिस की तरफ से ही आएगा, और क्या उनका मामा कॉल कर रहा था। लेकिन खैर, जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे लगा कि शायद ये उस काल की कहानी है जब मोबाइल फोन नहीं थे, लेकिन जगमोहन के पास मोबाइल फोन था। अगर जगमोहन के पास मोबाइल था तो फिर त्यागी पिस्तौल मंगा सकता था, तो मोबाइल क्यों नहीं मंगाया उसने? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। साथ में ही जब देवराज चौहान गाड़ी चढ़ने लगा था तब उस तक मोबाइल क्यों नहीं पहुंचाया गया? खैर, होगी कोई ना कोई वजह। लेकिन कहानी वाकई बहुत अच्छी है। मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन 40 ये और 18 वो, नहीं, हाँ 18, 48 पन्ने हैं। इसे अगले भाग में पूरे खत्म कर दूंगा, फिक्र मत करिएगा। यानी कि कल जब आप ये कहानी का हिस्सा सुनेंगे तो वो डेफिनेटली आखिरी हिस्सा होगा। चलिए, तब तक हम आप सब दोस्तों के जो प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं वो पढ़ लें जरा। इस वक्त 6 बज गए हैं। अब तक तो सुबह की गालियां भी लिख दी होंगी आधे लोगों ने कि अरे क्यों नहीं आया, 5 बजे कहा था।
एक मिनट देखो तो सही कितने आए हैं। 39। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, इतना प्यार बरसा रहे हो। मैं फटाफट सबसे पुराना मैसेज देखूं। सबसे पुराना मैसेज है स्ट्रेटजी नेपाल का 23 घंटे पहले। क्या बात है, क्या प्रश्न लिखा है। राइटर कौन है विक्रम सर? स्ट्रेटजी नेपाल जी इस चैनल पर मुख्यतः और इस तरह वोटिंग करा करा के केवल देवराज चौहान की कहानियां सुनी जाती हैं और सुनाई जाती हैं। तो निश्चय ही देवराज चौहान की कहानी के जो राइटर हैं अनिल मोहन जी होंगे। खैर, मुझे लगता है आप पहली बार आए होंगे चैनल पर, शायद इसलिए आपको पता नहीं होगा। कोई नहीं। अगला कमेंट है मनोज कुमार मनोज भाई का। विक्रम भाई, आपने तो लखनऊ वाले बाबा को देवराज चौहान से भी ज्यादा फेमस कर दिया। अरे वो हैं ही ऐसी चीज। बड़े खुशमिजाज व्यक्ति हैं, अच्छे आदमी हैं। और वैसे होना भी चाहिए ऐसा। पहले मुझे लगा था कि शायद वो कोई छोटी उम्र के व्यक्ति हैं, लेकिन लगता है उम्र ने अभी तक उन पर कोई असर नहीं डाला है। उन्होंने एक कमेंट में शायद कमेंट किया था वो। बाबा जी का वैसे नीचे उत्तर लिखा हुआ है। बाबा जी लिखते हैं, नहीं भाई ऐसा मत कहो, विक्रम भाई बढ़िया इंसान है और थोड़ी हम भी थोड़ी जम गई है। बाबा जी क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। विक्रम भाई तो बढ़िया इंसान है और हम भी थोड़ी जम गई है। बस उनके बस उनके या बस उनके या बस उनके बेस्ट वर्क की वजह से ज्यादा। ओम ब्रदर बाबा तिवारी, जर्नलिस्ट एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट फ्रॉम लखनऊ। क्या बात है। पूरा का पूरा पता, अपना काम और अपना धंधा सब बता दिया बाबा जी ने, लखनऊ वालों ने। फेमस होना भी अच्छी बात है। देवराज चांद से ज्यादा फेमस नहीं है, ये तो मैं ठोक के कह सकता हूँ। हाँ फेमस होंगे ये, लेकिन देवराज चांद से ज्यादा नहीं। देवराज चांद से कुछ भी ज्यादा नहीं। वो जो कह रहा था ना दुमका, तो कहना मत, वरना 27वां हो जाएगा जो कहेगा। ठीक है। चलो मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा। प्रीति मिश्रा जी कह रही हैं वेरी नाइस सर, थैंक यू प्रीति जी। हेम जोशी जी कह रहे हैं नाइस, थैंक यू। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं विक्रम भाई जल्दी जल्दी घटनाएं घट रही हैं, देखो क्या होता है आगे। हाँ भाई जी, कहानी वैसे जगमोहन ने अब जो ट्रिक लगाई है ना, उसने पूरा इंडिया के हालातों को, मतलब भले जो मर्जी हो जाए, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कोना खोपचा ढूंढना है, ऐसा कोई सिग्नल बॉक्स ढूंढना जो आउटर में हो। यानी स्टेशन पर तो सारे के सारे सिग्नल डाउन ही होंगे, वहां पुलिस भी जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जहां से सिग्नल रोक दिया जाएगा। और सिग्नल अगर नहीं होगा, डाउन नहीं होगा, तो गाड़ी चलेगी नहीं, रोकना ही पड़ेगा उन्हें। तो देखते हैं, शायद ये ट्रिक काम कर जाए। मुझे लगता है कर जाएगी। बाबा जी का कमेंट है, विक्रम भाई आजकल हम कमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में कुछ टाइम नहीं मिलता, एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, सॉरी। अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, आप काम देखिए, कमेंट वमेंट तो आते रहेंगे। ये सब तो फ्री के काम है। मैं भी जब फ्री होता हूँ तभी कहानी पढ़ता हूँ। जब मैं बिजी था तो बिजी था। काम पहले, क्योंकि काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो परिवार चलेगा, परिवार चलेगा तो जीवन चलेगा, जीवन चलेगा तो फ्री टाइम में कहानियां भी पढ़ पाएंगे। चलिए, मनीष चौधरी जी कह रहे हैं स्टोरी बहुत बढ़िया है, आपका नरेशन अल्टीमेट है
और ये बात कि व्यक्ति बुरा निकलता है या और यह बात कि व्यक्ति बुराई निकलता है या एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अनिल मोहन जी का मैं पुराना प्रशंसक हूँ और आपके नरेशन से इनकी कहानियां और बढ़ जाती हैं। विक्रम भाई बहुत धन्यवाद। मनीष जी धन्यवाद आपके सराहना के लिए और आपके कमेंट के लिए। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया, आपने शायद ये कहना चाहा कि व्यक्ति बुरा निकलता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी, है। चलो। अवतार भाई कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर आ पहुंची है, देखने आगे क्या होगा। हाँ, ये एपिसोड सुनकर भी मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। सुशील भाई कह रहे हैं नमस्कार जी, बहुत अच्छी लगी कहानी, थैंक यू। आपको हमारी तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी कहानी सुनने के लिए। जब आप हमारा कमेंट सुनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। दिल धन्यवाद देता है कि धन्यवाद सुशील त्यागी जी, आपने कमेंट किया। हालांकि आप त्यागी हैं, लेकिन आप देवराज चौहान के साथी हैं, त्यागी के नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। हमें अच्छा लगता है क्योंकि कहानी तो काल्पनिक होती है और कमेंट दिल की आवाज होते हैं। तभी तो तभी तो इतने लोग कहते हैं कि अरे 10 मिनट में कमेंट निपटा दो। ऐसे कैसे निपटा दें भाई? इन कमेंट्स के लिए तो 1 घंटे की कहानी पढ़ते हैं, उसे ही ऐसे 5 मिनट में निपटा दें तो हो लिया फिर तो काम। खैर, धन्यवाद सुशील त्यागी जी, हरिद्वार वाले। मनीष चौधरी जी का एक और कमेंट है, आप नरेटर बहुत अच्छे हैं, स्टोरी टेलिंग की आपने में बहुत अच्छी है कैपेबिलिटी है विक्रम भाई। स्टोरी टेलिंग की आप में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है विक्रम भाई, लेकिन आप एक ही व्यूअर के यदि 4-4 5-5 कमेंट एक साथ लेंगे तो बाकी प्रशंसक बनकर रह जाएंगे। नहीं भाई जी, जिसने जितने कमेंट किए होते हैं मैं उनका एक एक का उत्तर देता हूँ। आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, आप देख लीजिएगा। पिछले मेरे ख्याल से 2-3 कहानियों में मैंने केवल कमेंट एपिसोड में ही दिए हैं, लिखकर कोई कमेंट का उत्तर नहीं दिया है। तो अब अगर आपने मान लो, देखो 2 कमेंट किए थे आपने, दोनों अलग अलग हैं, तो मैं ऐसे ही निपटाता तो आपके दोनों कमेंट का उत्तर कैसे देता? जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन, कोई बात नहीं। अवतार भाई कह रहे हैं, ये देखो अवतार भाई का तीसरा चौथा कमेंट आ गया, ये दूसरा है, सॉरी, हाँ दूसरा है, तीसरा इसके बाद दिख रहा है, दोनों सामने सामने ही है। विक्रम भाई नमस्कार, उस जमाने में मनोरंजन के साधन बहुत कम होते थे और एक किताब तो हमारे टाइम में पूरे गांव में घूमती थी, उसे बदली करो, उस बदली करो। हाँ बिल्कुल, हम भी ऐसे ही करते थे। एक आधी किताब जो भी हाथ में आ जाती थी उसकी अदला बदली करते थे, भाई ये ले जा और वो दे जा। वो तब वही करेंसी होती थी। अब तब समय था, साधन नहीं थे, अब साधन है, समय नहीं है। खैर, विक्रम अवतार भाई का अगला कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, आप जो हमारे कमेंटों का जवाब देते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तभी तो सच में आपके जवाब सुनकर मजा आ जाता है, धन्यवाद। अरे अवतार भाई, इसी कारण तो मैंने अभी अभी कहा कि हम ये कहानी पढ़ते हैं। तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों ने ठीक मेरे साथ सामने बैठकर मुझे कुछ कहा है जिसका मुझे उत्तर देना है। धन्यवाद। शिवम गोस्वामी जी कह रहे हैं जय श्री राम विक्रम भाई, राधे राधे। राधे राधे शिवम भाई, जय श्री राम। लक्ष्मण पिसूडे जी कह रहे हैं स्टोरी में एक्साइटमेंट आ गया है, मजा आ रहा है। नमस्ते विक्रम भाई। नमस्ते लक्ष्मण भाई, कहानी वाकई जबरदस्त है। सुधीर झा जी कह रहे हैं आप कमेंट के उत्तर देते हैं, इससे अपनापन लगता है, इसके लिए आपको असंख्य धन्यवाद। और आप कमेंट लिखते हैं, इससे भी अपनापन लगता है सुधीर भाई, आपको भी असंख्य धन्यवाद। कहानी अपने दिलचस्प मोड़ पर है, अगले पार्ट का इंतजार रहेगा। हाँ, मुझे भी इसके भी अगले पार्ट का इंतजार है और उम्मीद है कि वो जल्द पूरा हो जाएगा। टेम्पोल जी कह रहे हैं बेस्ट चैनल एंड द नरेशन इज डिफरेंट एंड मेक लिसनिंग एक्सपीरियंस बेटर, कीप इट अप विक्रम जी। थैंक यू टेम्पोल जी। प्रतिमा जी हैं आप, है ना?
हाँ, प्रतिमा जी हैं, पढ़ना नहीं है। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस अप्रिसिएशन। पंकज प्रजापति जी कह रहे हैं थैंक्स, थैंक यू। मुकेश अग्रवाल जी कह रहे हैं विक्रम जी राधे राधे। राधे राधे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है और फिर आपकी दमदार आवाज इसको चार चांद लगा रही है। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी कह रहे हैं वेरी नाइस स्टोरी भाई, थैंक यू थैंक यू। सूरज कुमार कह रहे हैं थैंक्स वेरी नाइस सर, थैंक यू। एक और कमेंट उन्होंने लिखा है, अच्छा ये डॉन जी पर आ रहे हैं उनके कमेंट, थैंक्स वेरी नाइस, थैंक यू। 3 और 4 एक ही साथ फटाफट। विनोद जानी जी कह रहे हैं नमस्कार सर, जवाब देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू विनोद जानी जी, आपने कमेंट किया। शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं विक्रम भाई जी नमस्कार, आज मैं 2 दिन बाद कमेंट कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश है मेरी, आप अनिल मोहन जी के नावल दिल्ली का दादा खूंखार, ये तो यूट्यूब पर अपलोड है लेकिन इस नावल का तीसरा पार्ट शायद दरिंदा है जो अपलोड नहीं है, और तीसरे नावल को सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। मैं दिल्ली भी गया था, पुराने नावल बुक वाले यहाँ खोजा, मुझे नहीं मिला। खोजा तो खोजा तो हाईजैकर भी, वो भी नहीं मिला। दोनों है मेरे पास। शैलेंद्र कक्कड़ जी, लेकिन आपने मूर्ख बना दिया यार, मुझे लग रहा है। खैर कोई नहीं, अच्छी शिक्षा मिली मुझे। अरे आजकल पुरानी किताबें मिलती नहीं है, यहाँ भी, हमारे यहाँ भी हैं। अपने आप को बहुत यानी उनका दावा था, वो अंकल जी हमारे कॉलेज टाइम से मतलब वहां जाते हैं, थे दुकान में। अब तो खैर उनके लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी होते हैं। तो चूंकि वो पुराने जानते हैं, तो उन्होंने कई बार ये डींग हाँकी थी कि जो मर्जी किताब वो मंगवा दूंगा मैं 3-4 बार उनको नाम लिख कर देकर आया था कुछ किताबों के। जब भी फोन करता हूँ, अब तो उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया, कह लो। अब वही होगा। तो उन्हें दुख लग रहा है कि अरे ये पुरानी किताब मांग रहा है, तो पैसे कितने के ले लेंगे। मैंने उन्हें कहा कि भाई आप नई के पैसे ले लेना, ला तो दो। खैर कोई नहीं। बाकी ये जो नावल आपने कहा है दरिंदा, हाँ आएगा इसका वक्त। आपको तो पता है हमारी प्रथा, हमारे यहाँ जो हमारी राजपुताना परंपरा चल रही है, जितने वोट आएंगे उस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तलवार की नोक पर ये वोटिंग होती है। चलिए, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है शैलेंद्र कक्कड़ जी का, और वहां से अनिल मोहन के डंके की चोट ले आया, मिशन प्राइम मिनिस्टर भी ले आया, जो कि गूगल गुरु ऑडियो पर अपलोड है। ये दोनों मेरे लिए बेकार हो गए। तो क्यों लाए अब, जब ये अपलोडेड है तो। खैर, अरे अब आपके भाई का चैनल है, फिक्र मत करो, बस समय होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, अपने जो भी करना चाहें करिए। सुनील कुमार जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया विक्रम सर, थैंक यू जी। कृष्णा बहन का कमेंट है बहुत बढ़िया उपन्यास, अच्छा कथानक देखा। देखो देवराज चौहान कैसे बाहर निकल पाता है और वीरेंद्र त्यागी का क्या होता है। बहुत बढ़िया प्रस्तुति हमेशा की तरह। धन्यवाद कृष्णा बहन। अभी तो दोनों साथी बन गए हैं, यानी क्या कहें, मुश्किल पड़ी तो देवराज चौहान ने उसे कल बचाया था, आज उसने भी अकल को हाथ मारा तो है। लेकिन मुझे त्यागी से उम्मीद कम ही है। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो कुछ ना कुछ करामात दिखाकर जाएगा वो। खैर, अगला कमेंट है सूरज कुमार जी का। 3 कमेंट है इनके एक ही जैसे। थैंक यू वेरी नाइस सर, थैंक यू जी। शब्बीर भाई का कमेंट है, विक्रम भाई कतार में अब फिर से गुरुजी आ चुके हैं, तो नए माल पर ही ध्यान लगाएं प्लीज। वैसे 500 सब्सक्राइबर आप जो कहानी सुनाने वाले हो वो संगीन डकैती तो नहीं है, क्योंकि वो कहानी गूगल गुरु पर उपलब्ध है डकैती का शकुनी के नाम से, और गुरुजी ने अब आपने सारे नावल फिर से अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया आप नए माल पर ही फोकस कीजिए। शेर शेर सारा प्यार विक्रम भाई आपको और सभी श्रोताओं भाई बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, सुखी रहें, मिलजुल के रहें, यही मालिक से दुआ है। आगे क्या लिखा है आपने,
और एक बात, हमारे सूरत में हर संडे को सुबह पूरा किताबों का बाजार लगता है। मैं द, मैं लगता है मैं देखता हूँ। आपकी कोई हेल्प कर सकूं तो वैसे मेरे पास लाइब्रेरी का भी एक पास है, उसे भी देखूंगा। आपके काम की नावल मिल जाए तो खुशी होगी। अरे शब्बीर भाई, क्या बात कही। शब्बीर भाई, आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे अगर दे पाएं तो बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं आपको ना वो सारी की सारी लिस्ट भेजता हूँ जो कहानियां मेरे पास नहीं है। ज्यादा नहीं, मैंने मैंने अनिल मोहन जी को ईमेल लिखा था और वहां से उनकी सभी प्रकाशित पुस्तकों की एक लिस्ट मंगाई थी। अब वो जो लिस्ट है ना, वो आई थी मेरे पास पब्लिशर के हिसाब से। फिर एक जगह मुझे लगता है कि किसी ने जाली ईमेल डालकर अनिल मोहन बनकर वो दिया था, तो वहां से उत्तर आया, तो वो एक पीडीएफ आया। उसमें अराउंड 250 के करीब किताबों के नाम थे। नाम, कब छपी, सबसे पहला संस्करण कब आया, एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। तो मैंने उस सारी लिस्ट को, यानी सारी की सारी लिस्ट को, अनिल मोहन जी की जो भी है उनके, फिर भले वो अर्जुन भारद्वाज हो या जुगल किशोर हो या आरडीएक्स और जितनी भी सीरीज हैं, सब सब मैं देखा तो मुझे करीब करीब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10 या 15 किताबें नहीं है। बाकी सब हैं, और वो 10-15 जो है वो कहीं दिख ही नहीं रही हैं। उनमें से अभी हमारे किसी भाई ने बताया था कि महल तो लिखी ही नहीं गई। अब लिखी नहीं गई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि महल का पन्ना छप चुका था। अगर पन्ना छप गया है फिर ना लिखी जाए, ये बात गले से नहीं उतरती, लेकिन जब तक अ, देख ना लें कहना गलत होगा। तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा था। बाकी आपने कहा है कि गूगल गुरु ने फिर से डाल दिए, तो उनकी महानता है, अगर उन्होंने डाल दिए फिर से तो, और डाल के ही रखने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अकलमंदी वाला ये सौदा था कि कोई भी, कौन देगा पैसे, और हैं किसके पास इतने पैसे, पहली बात। मतलब चलो, क्यों कमेंट करूं मैं किसी भी बात पर। आपने बात बड़ी सही पकड़ी। वैसे मैंने जब दूसरी बार कहा था तो मैंने उस 500 को 1000 कर दिया था, शब्बीर भाई। आपने ध्यान दिया होगा। नहीं, वो ये कहानियां नहीं है। मैंने कहा वो एक ऐसी कहानी है जिस पूरी कहानी में देवराज चौहान है, लेकिन उसका नाम देवराज चौहान नहीं है। और अनिल मोहन जी ने कहा कि मुझे बताओ इनमें से कौन सा देवराज चौहान है, और मैं अगले भाग में उसके साथ आपका पूरा करूंगा। फिर वो अगले भाग में पूरा करते हैं। तो मैंने 500 कहा था, अब मैंने 1000 कर दिया है शबीर भाई। तो अब 1000 पे ही टिकूंगा मैं। बुरा मत मानिएगा, ठीक है। क्योंकि वो अभी तक किसी ने भी उस कहानी का नाम नहीं लिया है। हम जितनी भी लिस्ट है उसमें से किसी ने नाम नहीं लिया है। तो अ, एक आपके कमेंट के उत्तर में आया है शायद ये कमेंट, ए बी आई टी ए बिट का। अम, ढेर सारा प्यार विक्रम भाई और सभी परिवार मित्रों को, जय महादेव जय महादेव। और शबीर भाई, आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। अ, और क्या बात लिखी थी आपने? हाँ, तो मैं आपको, आपके यहाँ पुस्तकों का बाजार लगता है तो अच्छी बात है। पूरा बाजार ही लगता है, और वो भी हर हफ्ते, संडे के संडे। ये तो और अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, शब्बीर भाई, मैंने बताया तो है कि यार ये कहानियां जो है ना, फिर भी अगर आप मौका लगे तो, स्पेशली नहीं, कभी जाओ और देखो तो देखना कि वहाँ क्या ये पुस्तकें होती हैं। क्योंकि इन्हें पल्प फिक्शन कहा जाता था, जो रद्दी कागज पर छपने वाली कहानियां, ठीक है। दीपक चौरसिया ने इसे लुगदी साहित्य कहना शुरू कर दिया था। यानी उन्होंने पल्प को हिंदी ट्रांसलेट लुगदी कह दिया। तो लुगदी साहित्य सही, वो किताबें मिलती हों तो जरूर, फिर मैं आपको लिस्ट भेजूंगा अगर आप मुझे ईमेल आईडी दे दें अपना तो। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। एबीआई टेक जी का एक और कमेंट है, भाई मजा आ गया, अब बिना सुने आगे का रहा नहीं जा रहा, प्लीज मॉर्निंग में डाल देना, नो हॉलीडे प्लीज। बाकी थैंक्स, श्योर, वॉइस मैजिक, डियर ओल्डर ब्रदर। एक कमेंट आगे भी करूंगा,
प्लीज देख लीजिएगा। अमित तिवारी बाबा फ्रॉम लखनऊ। बाबा जी, आपका दूसरा आईडी है ABIT? खैर चलो। एक और कमेंट आया है, मेरी बदियोर नती बहाना कृष्ण जी को प्रणाम। मेरी बदियोर नती बहाना क्या लिखा है, क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। कृष्ण जी को प्रणाम, आभार है छोटा भाई बनाने के लिए। एक ही बहन थी वो भी सबसे छोटी, अब एक बड़ी बहन भी हो गई। महादेव की कृपा से कृष्णा बहन, आप इस चैनल पर सबकी प्यारी बड़ी बहन हैं। अब प्लीज रोज कमेंट करके और लाइक भी। विक्रम भाई को धन्यवाद। बड़ी और नई बहन है, मिस्टेक हो गई है, प्लीज विक्रम भाई सही कर लेना। हाँ, मेरी कोशिश तो होती है कि मैं सही कर दूं, लेकिन कुछ अंग्रेजी में लिखा ऐसा जाता है कि समझ ही नहीं आती। तो आप कह रहे हैं कि कृष्णा बहन अब हमारी सबकी बड़ी बहन हो गई हैं? हाँ, तो वो तो आज से थोड़ी हैं, वो जब से हमारे साथ जुड़ी हैं तब से हैं। पर खैर, धन्यवाद आपने ये लिखा। और ये जो आपने शुरू में क्या लिखा था, ये नहीं समझ में आया मुझे। मिडी पाई, मिडी पाई 05। सर प्लीज अपलोड मोर नॉवेल्स ऑफ सुरेंद्र मोहन पाठक, थ्रिलर और सुनील सीरीज। जी हाँ, जरूर कोशिश करूंगा। और बाबा जी का कमेंट 2 घंटे पहले आ चुका है, यानी 4 बजे। भाई मिस्ड कॉल, अच्छा आप मिस्ड कॉल के दीवाने हैं? तो चलिए मैं एक बार देखकर आपको वोटिंग का स्टेटस बता दूं कि क्या है हालात। इस वक्त 93 वोट आ चुके हैं और उसमें से 48% जो हैं वो ठेकेदार और टक्कर के लिए गए हैं। तो बन गए जी ये करीब करीब 45 लोग। तो मतलब एक दिन और रह गया है। अगर कोई कहानी बदलती है तो ठीक, नहीं तो ठेकेदार और टक्कर हमारी अगली कहानी होने वाली है। चलिए दोस्तों, मैं अब इस एपिसोड को रोकता हूँ और इसे फटाफट अपलोड करता हूँ ताकि आप सब तक पहुंच जाए। आप सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं इस कहानी के अगले और संभवतः अंतिम भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।